हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चे जो भी इस चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं और 10th क्लास के हैं या किन्हीं गार्जियंस के बच्चे हैं या उनके छोटे भाई बहन हैं बच्चों के, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड बहुत कुछ मटेरियल प्रोवाइड करेगा जो कि उनके एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इसी के साथ जो नोटिफिकेशन की बटन होती है सब्सक्राइब के बगल में, उसको भी आप लोगों को दबा देना है, जिसकी वजह से कोई भी न्यू वीडियो यहां से अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। इसके बाद बच्चों, बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए हमको लगा कि हम सबसे पहले बच्चों को जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों से पूछे गए हैं कई सारे सेट में, उस सेट में मैं किसी एक पेपर को लेता हूं और उसके जो क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश कराता हूं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है कि हम बोर्ड पेपर में 80 में से 80 मार्क्स को गेन कर सकें। टाइमिंग वहां आपकी लगभग 3 आवर्स के आसपास रहती है। तो आपको इस पेपर को जो भी प्रीवियस ईयर है, जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे या मैं कराने की कोशिश करूं, 2 से 2.5 घंटे के बीच कर पाए। और चूंकि कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके बुक्स में नहीं होंगे, तो उनके लिए हमको ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। तो उन क्वेश्चंस को जो कि नॉन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनके लिए हम लोग अपना टाइम बचा के रखेंगे कि जिससे हम उन क्वेश्चंस में एक अच्छा सा टाइम दे पाएंगे। तो बच्चों, ज्यादा समय को न लेते हुए मैं अपनी इस पेपर का सेट मेरा 3 है, सेट मेरा 3 है बच्चों, जो मैंने उठाया है सीबीएसई बोर्ड के लिए सेट 3 है, सेट नंबर 3 है। मैंने जो लिया है पीडीएफ है, डाउनलोड किया है, अभी फिलहाल अनसॉल्व तो नहीं आ रही तो वहां पे मिल पाए। इसका जो सीरीज है वो C3ABD/1 है। बच्चों मैं एक बार फिर बता दूं, 2.5 घंटे की वीडियो होगी तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, इसलिए 2-3 टुकड़ों में आएगा आपका ये 40 मिनट्स के आसपास का। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, जहां पे सारे क्वेश्चन मैं एकदम प्रॉपर तरीके से करा दूंगा, क्योंकि मेरे बात ये है कि आप लोगों के लिए तो कुछ ऑप्शन रहता है कि 4 में 3 करना है, 2 करना है, लेकिन मुझे पूरे क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए मेरी वीडियो 3 घंटे के ऊपर भी जा सकती है जब आपको ये पेपर को कराऊंगा, क्योंकि मुझे बताना है कि किस प्रकार एकदम सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को देखना है और उसमें सीधे आपको टिक करते हुए आगे बढ़ना है, अकॉर्डिंग टू उनके मार्क्स टाइम को ना देते हुए। चलिए, ज्यादा समय को ना लेते हुए हम लोग इस सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। इसमें बच्चों आपके पास पहला सेक्शन है जो ए होता है, इसमें दिया है कि आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिनको एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स कंटेन करता है, और आपको उन 20 क्वेश्चंस को, अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आधे मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, ओनली 30 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट टाइम, और उस टाइम में आपको किसी भी क्वेश्चन को करने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन को कर करके। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि पहला क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के लिख रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिखा रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल, कितना दे रखा है, पॉलिनोमियल kx² - 4x - 7 = 2। अच्छा, ये टाइम हमारा नहीं कैलकुलेट होगा क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं,
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो कह रहा है फार व्हाट वैल्यू आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरो हाउस दिस पॉलिनोमियल इज टू। तो आपको के की वैल्यू बताना है, जिसमें आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए नंबर का ऑप्शन है 1/14 माइनस का 1 ये 14 है ए ऑप्शन में। और जो आपका बी ऑप्शन है वो दे रखा है माइनस का 7/2। और आपका जो सी ऑप्शन है वो 7/2। और जो आपका डी ऑप्शन है वो माइनस का 2/7। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और तुरंत करना है। चलिए बच्चों, मैं इसमें सेट में बहुत सारी जानकारियां दूंगा जो आपको क्वेश्चन से कुछ रिलेट करेंगे और कुछ और भी जानकारियां होंगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल को, तो जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 2, तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में अलजेब्रा का जो पॉलिनोमियल का चैप्टर था कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c = 0 और इसके 2 रूट्स हैं, 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा। इनके जो जीरोस का प्रोडक्ट होता है वो c/ba होता है। अगर यहीं पे सम होता तो अल्फा प्लस बीटा लिखते, तो उसको बच्चों क्या होता -b/a। ये आपका रिवीजन शुरू हो रहा है कि कैसे क्वेश्चन को हमें सिंपल तरीके से करना है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका, उसके अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 जीरोज मिलेंगे और उन जीरोज का जो सम होता है -b/a। -b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट लिखोगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ प्रोडक्ट की बात किया है तो हम लोग इसकी बात करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इनके जो जीरोज का प्रोडक्ट है वो हमको 2 दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा 2 दे रखा है। c की वैल्यू आप देखोगे तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों -7 दे रखा है। और जो a की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो k दे रखा है। तो अगर आप इसका क्रॉस इंटू करोगे तो बताओ कितना मिलेगा, 2k = -7। तो k की वैल्यू कितना आ जाएगी -7/2। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर ये सारा क्वेश्चन आपको मिला है, लिखा हुआ है, और ये चीजें जब मैं बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड के ऊपर टाइम नहीं लेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन होता हुआ खत्म होता हुआ। इसके बाद जो सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है। इसमें ध्यान से आप देखें कि एक हमारा एपी की सीरीज है इन एन एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इफ a = 8 दे रखा है एंड a10 = -19 दे रखा है। a10 की वैल्यू -19 दे रखा है, ठीक है, 10th टर्म की वैल्यू। तो आपको डी फाइंड करना है। कह रहा है डी निकालो और ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन आपका 3 होगा, सेकेंड ऑप्शन आपको -11/9 दे रखा है, और इसके बाद थर्ड ऑप्शन -27/10 दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है -3। अब आपसे ध्यान से देखिए, आप लोगों ने जिन बच्चों ने एपी पढ़ा होगा उनको पता होगा कि अगर हमारा कोई भी टर्म हो, जैसे मैं nth टर्म की बात करूं तो उसकी वैल्यू होती a + n-1 × d होता है। मैं पढ़ाऊंगा तो सब कुछ बहुत आसानी से बता दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही मॉडल पेपर कराऊंगा कि आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन को कितने कम टाइम में हम कर सकते हैं। nth टर्म a + n-1 में d होता है। आपको 10th टर्म दे रखा है, तो बताओ अगर आपको 10th टर्म दे रखा है तो 10th टर्म की वैल्यू मेरे बच्चों तो n की वैल्यू 10 है कि नहीं 10 है। तो अगर आप यहाँ रखोगे a + 10-1 × d, तो आप कहोगे कि सर ये a + 10-1 × 9d हो जाएगा। और 10th टर्म की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों -19। जो देगा हम वही करेंगे। a की वैल्यू कितना दे रखा है 8 + 9 × d, जिसमें हमने a की वैल्यू रख दी है। अब सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर -9 - 8 = 9 × d, ऐड कर दीजिए माइनस माइनस तो -27 = 9d। तो d की वैल्यू कितना हो जाएगी -27/9। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी -3। आप देख पा रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को करने में
जो एमसीक्यू है 30 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लग पा रहा है, बशर्ते हमको क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से टाइम आपको ज्यादा लग पा रहा होगा। लेकिन अगर आप सॉल्विंग की बात करें, इतना चीज आपको लिखा मिलेगा। सीधा 10th टर्म है a + 9d इज इक्वल टू कितना है -19। आपने डी की a की वैल्यू रखा 8, डी की वैल्यू पाया, टिक किया और सीधा आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की किस प्रकार से हम लोग जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, बहुत ही प्यारा सवाल 1 मार्क्स का, कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ, मेरे प्यारे बच्चों, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, the mid points of the line segment joining the points कौन कौन से हैं? -1, 3 है एंड 8, 3/2, 8, 3/2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के लिए 7/2, -3/4 दे रखा है। बी ऑप्शन आपको दे रखा है 7/2, 9/2 दे रखा है। जो थर्ड ऑप्शन है 9/2, -3/4 दे रखा है। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है 7/2, +9/4 दे रखा है। अब बताओ इसका सोल्यूशन क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसके जो मिड पॉइंट्स हैं उनके हमको कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो क्या आपको ये नहीं पता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसके अगर हमको लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट ये बीच को कहा जाता है, इसके हमको बाहरी कोऑर्डिनेट्स अगर पता है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो क्या आपको नहीं पता कि मिड पॉइंट होता है एप्सिका का सम का 1/2 और ऑर्डिनेट के सम का 1/2 सीधा? क्या आप नहीं जानते हो? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो x1 y1, ध्यान से सिर्फ कंपेयर करना -1/3 और ये 8, 3/2, ध्यान से देखो इसमें रखोगे तो x1 की वैल्यू -1 प्लस x2 की वैल्यू 8/2 और y1 की वैल्यू 3 प्लस y2 की वैल्यू 3/2 और ये नीचे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। -1 प्लस 8/2 कितना हो जाएगा? -7/2, इसका आप यहाँ 1 एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा। 2 3 से 6 प्लस 3/2। तो थोड़ा सा सॉल्व करोगे एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन लगा के, इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत जरूरत है। -7/2 ये कितना हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोई ना कोई इसमें ऑप्शन होगा। अच्छा सॉरी 8 - 1 ये प्लस का होगा 7/2, क्योंकि हमें माइनस लिख दिए हैं। तो 7/2, 9/4 ये आपका कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको 1 मिनट से ऊपर तो हमें टाइम देना ही नहीं। अगर आपका क्वेश्चन में 1 मिनट से ऊपर टाइम लग रहा है तो उस समय आपको ये बिल्कुल समझना होगा कि मुझे क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, और जब लास्ट में टाइम बचेगा तब मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैं तो 30 सेकंड मान के चलता हूं कि आपको 30 सेकंड में इस पूरे क्वेश्चन को फिनिश करना है। तो अगर आपके पास 20 क्वेश्चन है, आपको 10 मिनट में खत्म कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने की बात करें। एमसीक्यू की हम लोगों की एक जो पिछले ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनकी हमारी सीरीज चल रही है और उस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू, बताओ कितना दे रखा है? 1/3, देन फाइंड sec थीटा। कह रहा है sec थीटा आपको निकालना है और उसमें बहुत सारी वैल्यू दे रखा है। ए नंबर जो ऑप्शन में दे रखा है उसकी वैल्यू है 2√2/3। बी नंबर जो ऑप्शन में आपको दे रखा है 3/2√2। सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है 3। डी नंबर जो ऑप्शन में दे रखा है 1/√3। ये हमारा क्वेश्चन है जो है जिसको आपको ध्यान से देखना है। आप देख सकते हैं कि हमको क्या करने की इसमें जरूरत है। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को, चूंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री की
पढ़ा चुका हूं। ये चैप्टर रेशियो का है। मैंने बोला अभी तक यहाँ से 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। कैसे करना है, बहुत ही प्यारा सवाल, 30 सेकंड से ऊपर हम लोग नहीं यूज करेंगे। इसमें साइन थीटा दे रखा है, आप कहोगे सर साइन थीटा लिख लेंगे, फिर बाद में मैंने बोला था बगल में आपको तुरंत वहां पे लिख लेना PVP अपान HHB। पहला नंबर साइन दे रखा है तो हमें सिर्फ साइन लिखना है, और हमें सेक चाहिए तो ये साइन होता है, बगल में कास होता है और इसके नीचे क्या होता है सेक। पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो अगर आप यहाँ देखो तो आप कहोगे सर ये P है ये H है, तो परपेंडिकुलर 1 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस 3 है, तो आपको सेक थीटा चाहिए। और जो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपान बेस होता है, आप देख सकते हैं। तो सेक थीटा हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस तो पता है लेकिन बेस नहीं पता, तो बेस फाइंड आउट करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम जरूरत होगी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बता चुका हूं, जिन बच्चों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिफिकल्ट लग रही है, मैंने सिर्फ अभी एक ही सीरीज पढ़ाई है, वो मेरी वीडियोस में जाकर इस चैनल निशा PCM एक्सपर्ट में बहुत अच्छे से जानकारी ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पा सकते हैं। वहां पे लेक्चर पड़े हुए हैं। ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9 इक्वल टू 1 प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप करोगे यहाँ पे सॉल्विंग तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अगर आपका 8 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो आप लोगों ने 9th क्लास में जो पहला क्वेश्चन रेशनल इरेशनल नंबर था वहां देखा भी होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि इसका पूरा तरह से स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा। इसका मैं फैक्टर करूंगा 2 into 2 into 2, तो मैं देख पाऊंगा कि जिनका पेयर बन रहा है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, जिसका नहीं पेयर बन रहा है उसको अंदर ही रखे रहेंगे। तो मतलब रूट 8 का मतलब कुछ नहीं होता बल्कि 2√2 होता है। तो आपको सेक थीटा चाहिए जिसमें हाइपोटेनस की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना है 2√2 है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो सेक थीटा निकला वो 3/2√2। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और उसके बाद कोई भी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बात करेगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको उसकी वैल्यू लिखना है जो दिया है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना है PVP अपान HHB के द्वारा आपको उसको फाइंड आउट करना होगा। और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसको लिख लेना है और उसकी डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देना है। बहुत ही प्यारा सवाल। नंबर 5वां क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शनल है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिखाना, मुझे इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि आप लोग उस चीज को समझ पाए, वरना मैं क्वेश्चंस में सीधा डायरेक्ट बिना सॉल्व किए ओरली क्वेश्चंस के ऑप्शन को आपको टिक करना सिखाऊंगा कि आप कितने कम समय में 10 मिनट 20 सेकंड में इन क्वेश्चंस को बोर्ड पेपर में कर सकते हैं। क्योंकि वहां एग्जामिनर को सिर्फ इनका सॉल्यूशन चाहिए, कैसे आया ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। नंबर 5वां बहुत ही प्यारा सवाल, हमको ये CF फाइंड आउट करना है। 132 और कामा 277 का बोल रखा है। इसमें पहला ऑप्शन 11 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन हमारा 77 दे रखा है, तीसरा 22 दे रखा है, डी का मतलब 44 दे रखा है। अब बताओ ये CF का क्या ये मतलब नहीं होता कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक वो बड़ी सी वैल्यू जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे उसको हम लोग ये CF के नाम से जानते हैं। तो अब बताओ उसमें वो बड़ी सी वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, कैसे पता करेंगे? तो उसको हम लोग ये CF निकालने का सिंपल सा हम लोगों ने डिवीजन प्रोसेस पढ़ा है। तो उसमें 77 को बताओ क्या करते हैं 132 में डिवाइड कर देते हैं, ये 1 बार में चला जाएगा 77, ये 5 हो जाएगा आपका और ये आपका 4 हो जाएगा, सॉरी ये भी 5 हो जाएगा, दोनों 5 हो जाएंगे माइनस करने पर। उसके बाद जो ये वैल्यू होती है डिविडेंड, ये हमारा डिवाइजर बन जाता है। 1 बार में 55 में 22 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, 1 बार में 22 हो जाएगा, ये 33 होगा, अगेन ये 22, सॉरी शायद हमें लगता है हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया,
22 है, ये 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी डिवाइजर से। 44 11 हो जाएगा, अब 22 हो जाएगा, 2 बार में 22, और लास्ट में जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा। तो आप देख पा रहे हैं कोई भी क्वेश्चन हम 30 सेकंड 20 सेकंड में कितना आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे इस MCQ की सीरीज में, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए जो कि CBSE क्लास 10 के हैं। मैथ की सीरीज चल रही है। नंबर 6 में कह रहा है इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन QURADATIC। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। बच्चे आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके बाद करने पे लग जाते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि उनका आंसर निकल ही नहीं पा रहा है। 4x² - 5x + k बराबर 0, 4x² - 5x + k बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, और रियल एंड इक्वल, आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। तो अब बताओ, आपको पता होगा कई सारे सवाल आप लोगों ने किए होंगे। हमें k की वैल्यू चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 5/4, दूसरा ऑप्शन हमारा दे रखा है 25/16, तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें दे रखा है -5/4, चौथा ऑप्शन हमारा डी नंबर दे रखा है -25/16। ये आपके 4 ऑप्शन है। अब बताओ, जहां कहीं भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0 होता है कि नहीं होता, और जहां पे भी इसके जो रूट्स होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। तो जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो उस समय बताओ इनका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है कि नहीं होता, और जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac बराबर 0। अगर आप यहाँ पे देखो तो b की वैल्यू क्या होती है, x का कॉफिशिएंट, आप ध्यान से देखो कंपेयर करके, तो -5 का स्क्वायर इंटू 4, a की वैल्यू क्या होती है, x² का कॉफिशिएंट, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, k बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 0। अगर आप सॉल्व करोगे -5 का स्क्वायर 25 - 16 k बराबर 0, इसको सॉल्व करोगे 25 = 16 k, बताओ k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/16। तो यही आपका जो बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी जो MCQ क्वेश्चन है उसको 30 सेकंड से ऊपर हमें टाइमिंग नहीं देना है, और उसको हमको तुरंत करने की जरूरत होगी कि किस तरह से हम लोग किसी क्वेश्चन को कितना सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, इसके बाद इस सीरीज का जो हमारा नंबर अगला 7 है, बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए गेम इज P दे रखा है, इफ प्रोबेबिलिटी PROBABILITY प्रोबेबिलिटी दे रखा है ऑफ विनिंग ए गेम इज, ऑफ विनिंग ए गेम इज P दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग ए गेम इज, आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, द प्रोबेबिलिटी PABILITI, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ए गेम इज, वही गेम की हारने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। और इसके ऑप्शन दे रखा है, पहला नंबर 1 + P, दूसरा नंबर B नंबर -P। बहुत ही इजी चैप्टर ये होता है प्रोबेबिलिटी। अभी फिलहाल 10th क्लास के लेवल में, आपको 11th 12th में भी मिलेगा, वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो कि दुनिया में किसी भी चीज को आप करते हो तो उसकी कुछ करने के चांस होते हैं तो कुछ ना करने के चांस होते हैं। तो अगर आपको 100% आप रियल एकदम आइडियल कंडीशन ले लोगे तो वहां पे किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं होगा, तो उसको 1 माना जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हारना और जीतना दोनों लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है प्रोबेबिलिटी में, 1। तो एक कोई भी इवेंट है हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को PE कहते हैं, और अगर नहीं हो पा रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को E ऊपर
हम लोग डैश लगा देते हैं और इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे यहाँ जीतने की P दे रखा है, हारने की हमसे पूछा है, अब बताओ रखोगे तो 1 से माइनस करोगे तो P डैश की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 माइनस P। तो बताओ ये कितना आ जाएगा D नंबर। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन लिखने से भी कम टाइम लग रहा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप इस चीज को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि मैं जो पढ़ा दूंगा उसके बाद आप जिस समय बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में आपकी कलम रुक नहीं सकती, बशर्ते इन वीडियोस को पूरा देखना है जो पढ़ रहे हैं डेली बाय डेली पर, और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि बच्चों को मैथ बहुत ही डिफिकल्ट लगती है और ये चीज मैंने 10 साल के अपने एक्सपीरियंस में देखा है। और इस तरह से उनका पढ़ाई से क्या होता है, डाइवर्जन हो जाता है। नंबर 8वां सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आया था पीछे, मिड पॉइंट का एक फिर आ चुका है इसी में कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, क्या लिख रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब कौन से पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस निकालना है, इसके अनुसार से 2, -3 निकालना है एंड और क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, -2, 3 इज। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 2√13 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए दे रखा है 5 यूनिट दे रखा है, तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है 13√2 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 10 यूनिट। ये सब यूनिट में दे रखा है कि कितने यूनिट इनके बीच की क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट निकालना होता है दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की, दो पॉइंट्स के बीच की, बताओ क्या होता है। तो आप कहोगे सर एक को x1 y1 कभी भी कोऑर्डिनेट मानते हैं, एक को x2 y2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, एप्सिका का डिफरेंस कर लेते हैं, एप्सिका का डिफरेंस कर लेते हैं और उसका होल स्क्वायर लगा देते हैं, और ऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लेते हैं, उसका होल स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों को प्लस करके क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। होता है कि नहीं होता, एप्सिका का डिफरेंस ऑर्डिनेट का डिफरेंस दोनों को स्क्वायर का सम करके रूट लगा देते हैं। अब बताओ ये मेरा क्या दे रखा है, x1, y1 दे रखा है, ये मेरा क्या दे रखा है, x2, y2। अगर आप रखोगे एप्सिका का डिफरेंस एक लाइन में x2 - x1, तो बताओ क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 करोगे तो -3 का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे -2 क्या होगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -3 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ोगे तो 52 आएगा कि नहीं आएगा। अब कोई भी ऑप्शन रूट में 52 नहीं है, इसको हमको फाइंड आउट करने के लिए कहीं ना कहीं इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप 52 का फैक्टराइजेशन करना चाहो तो आप कहोगे सर 2 × 2 × 13 आ जाएगा। तो आप चाहिए तो यहाँ ये पेयर बन रहा है तो एक बाहर कर लीजिएगा, 13 में रूट अंदर आ जाएगा। तो बताइए इसकी वैल्यू कितना आ गया, 2√13 यूनिट। आप देख सकते हैं, मैं गारंटी लेता हूं बच्चों कि जब मैं सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा सारे चैप्टर को रियल नंबर से लगाकर प्रोबेबिलिटी तक, कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं भी परेशान नहीं कर सकता है। आप इस चीज को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज चली लगभग खत्म होने को है, हाइट एंड डिस्टेंस के बाद, एलिमिनेशन के बाद, वहां से आप देख सकते हैं कि किसी चीज को पढ़ाने का कितना सिंपल तरीका हो सकता है, और जो बताया जाता है किताबों में दिया जाता है वो कितना डिफिकल्ट वो चीज होती है कि बच्चे बार बार समझने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आता और फाइनली उनका उस दिशा में क्या हो जाता है, डाइवर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से मैथ्स उनकी लाइफ टाइम, सारे सब्जेक्टों में बात करें तो एक 100% बच्चों में लगभग 10% बच्चों की मैथ्स ठीक रखती है, 90% यही बताएंगे कि हमारी मैथ खराब है। तो उसी चीज को सही करने के लिए घर बैठे आप किस तरह से जो एकेडमिक है 6 to 10th है, आप लोगों के लिए बेस बनता है आगे चलकर, चाहे वो आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स देना हो, चाहे आपको आगे चल के यूपीएससी देना है, तो उसके लिए यहाँ पर से ये सीरीज चलाई जा रही है। तो आप लोगों को ये करना है, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना है इस वीडियोस को और इस चैनल को। दूसरे बच्चे जो 10th क्लास के हैं उनको इसका एक अच्छा खासा लाभ मिलेगा आने वाले दिनों में, और ये वीडियो जारी है
और अभी के लिए मैं ये 8 क्वेश्चन करा रहा हूं और वीडियो काफी लंबी खिंचती जा रही है, तो अब मैं इसमें ही आगे जो बाकी क्वेश्चन है 10 से 12 क्वेश्चन एमसीक्यू के उन्हें कराऊंगा, उसके बाद नीचे कराऊंगा, बस सिर्फ एक सेट कराऊंगा। उसके बाद जब सीबीएसई बोर्ड की अनसॉल्व पेपर मार्केट में आ जाएगी, एक जगह पर क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा, उससे ये मेरा फायदा रहेगा कि मैं कोई एक अनसॉल्व ले लूंगा, वहां पे मुझे सवाल नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ता है तो बहुत टाइम लगता है, सीधे मुझे क्वेश्चन कराने होंगे, तब हम लोग इन सब अनसॉल्व के बारे में करेंगे। वैसे ही अभी भी जनवरी तक, चूंकि पेपर फरवरी मार्च में होते हैं, तो आपकी ये कोशिश रहे कि आप सबसे पहले चैप्टर बाय चैप्टर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और देन उसके बाद अनसॉल्व सॉल्व करें, जिसकी वजह से आप अनसॉल्व में हर एक क्वेश्चन के बारे में समझ पाए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से बिलोंग करता है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों, इसमें इतना ही, हम लोग आगे करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।